हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों का क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है और आप सबको पता है हर दिन आपका एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं। जिनका एग्जाम हो गया है हिस्ट्री का, आप सभी लोग सारा क्वेश्चन को मिला लीजिए। टोटल 80 क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, और जिनका नहीं हुआ है वो अच्छे से देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों का कौन सा परीक्षा चल रहा है? क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जाम है ना, दिसंबर 2025, ठीक है? ये आपका पेपर हिस्ट्री है। ये सारा चीज आपका पेपर में लिखा हुआ रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपका रहेगा 80, है ना, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 50 देना पड़ेगा जवाब। 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है ताकि आप 80 में 50 बना लो। हम यहाँ पर आपको 80 में से 80 क्वेश्चंस का जवाब बताएंगे और सेम आपका यही पेपर रहेगा, तो आपको आराम से देखना है। पहला क्वेश्चन, कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है ना? कार्बन 14 विधि क्या होता है जानते हैं? किसी भी पुरानी से पुरानी चीजों का तिथि का पता लगाने का एक वैज्ञानिक विधि है। जैसे कोई पुराना हड्डी है तो उसका पता लगाना कि भाई ये कितनी पुरानी है, इसका पता करने के लिए हम लोग कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल करते हैं। 12th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना? तो पूछा गया कि कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है? तो कार्बन 14 पद्धति से जीवाश्म का उम्र का पता लगाया जाता है। जीवाश्म क्या होता है? जैसे मान लो कोई आदमी है या कोई मछली है, मान लो वो मर गई, तो मछली मरने के बाद उनका जो छाप छाप यानी उनका जो निशान छूट जाता है जमीन में या किसी पत्थर में, तो उसी निशान को जीवाश्म कहते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है, मर गया, मरने के बाद बहुत दिन तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहा, फिर उस इंसान का हड्डी बचा, उस हड्डी का जो छाप जमीन में छपता है ना, उसी वही जो निशान जमीन में छपा है ना, जो निशान जमीन में छपा, उसी छाप को हम लोग जीवाश्म कहते हैं, है ना? बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको पढ़ाए थे, जीवाश्म वाला पहला चैप्टर में ही है। तो कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म हो जाएगा। आराम से हम आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, इसलिए आराम से देखना, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव है? तो हम लोग मानव के बारे में पढ़े थे, है ना? होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, है ना, ये होमो हैबिलिस, ये सब के बारे में पढ़े थे, आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर में पढ़ाए थे। तो यहाँ पर आधुनिक मानव कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? होमो कौन सा हो जाएगा? सैपियंस, ठीक है, बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा, ये हम पहला चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं कि कौन आधुनिक मानव है, तो राइट आंसर लगाना है होमो सैपियंस, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3, 1859 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ना, एक किताब है जिस किताब का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये किताब कब बना है, मतलब कब प्रकाशित हुआ? 1859 में। तो इस किताब को किसने प्रकाशित किया है? उसका नाम है डार्विन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सब लोग बढ़िया से देख लो बाबू, यही सेम आपका रहेगा, तो आपको टेंशन ले लेना, राइट आंसर डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के किस भाग को, मतलब मेसोपोटामिया के किस भाग में सुमेरिया स्थित था? ना, सुमेरिया एक जगह का नाम है, तो मेसोपोटामिया का कौन सा भाग है जहां पर सुमेरिया स्थित था? बताना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण भाग, ऑप्शन बी। 4 का जो बी लगाए हैं सही है, तो मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में सुमेरिया नाम का एक जगह स्थित था, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन मेसोपोटामिया की प्राचीन लिपि थी? है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी आपको हम पढ़ाए हैं, चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत अच्छा है हिस्ट्री का, जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो पूछा कि इनमें से कौन सा लिपि है जो कि मेसोपोटामिया की है? तो मेसोपोटामिया में जब शुरुआत में लिखा जाता था ना, वो लंबा लंबा लिखा जाता था, लंबा लंबा, एकदम किला की तरह, किला जैसे लंबा लंबा होता है ना, वैसे ही नुकीली कील की तरह। तो वहां पर किलाक्षर लिपि था, किलाक्षर। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी सबसे पुरानी लिपि है? खरोष्टी है, देवनागरी है, ब्राह्मी है? तो आप कहोगे नहीं, किलाक्षर लिपि है, किलाक्षर लिपि जो भी सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी, तो प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना, जैसे मेसोपोटामिया था, तो उसी तरह से एक साम्राज्य था जो कि बहुत विकसित था। उस साम्राज्य का नाम था बेबीलोनिया। बेबीलोनिया, इसके बारे में भी पढ़ाए थे। तो याद रखिएगा, ये जो हम्मुराबी है ना, हम्मुराबी, ये बेबीलोनिया का शासक था। 6 का जो भी बच्चे सी लगाए हैं, एकदम उसका सही जवाब है, वेरी गुड। हाँ बाबू, ये 11th क्लास का है, हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम हंसोगे। 11th क्लास वो पढ़ भी रहा, तुम लोग पढ़े थे जी, हाँ? चलो आगे देखो, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये तो बहुत आसान है। मेसोपोटामिया हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे, है ना? मेसोपोटामिया नाम क्यों पड़ा? तो नदी की वजह से, ठीक है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। चलो, तो राइट आंसर क्या है कि मेसोपोटामिया शब्द जो है ये किस भाषा से निकला है? ये यूनानी भाषा से निकला है, ठीक है, बहुत अच्छा। झूलते बाग, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते बाग,
तो ये आपका बेबीलोनियन सभ्यता यानी बेबीलोनियन सभ्यता की देन है। 8 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम उसका सही जवाब है। ठीक है, गुड। हाँ शिवानी, बिल्कुल आपका यहाँ पर यूनानी ही होगा। ठीक है, तो टेंशन आपको बिल्कुल लेना ना, 100% सही आंसर है ना। यहाँ पूछा कि मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से निकला है, आपको होगा यूनानी। ठीक है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोनियन। बहुत अच्छा बाबू। अगला देखो, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी है, यानी मेसोपोटामिया में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाया जाता था। तो गेहूं भी उगाया जाता था वहां पर, है ना, मटर भी, जौ भी। तो ये सभी, इनमें से सभी लगा देंगे। ये सभी वहां का प्रमुख उपज है। कहाँ का, मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का। ये हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 2 में, इतिहास का 11th का। अगला क्वेश्चन देखिए, आल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ है ना। एक गुफा में कौन रहता था, गुफा में जानवर वगैरह रहता है। ठीक है, तो पहले के जमाने में जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब लोग रहना शुरू किया था, तो जानवरों की तरह उस समय घर द्वार तो था नहीं, तो लोग गुफाओं में रहते थे। तो इसी तरह से एक गुफा मिला है ना, गुफा जहां पर बहुत बड़े बड़े चित्र मिले हैं। तो एक चित्र था जिसको कहते हैं आल्टमीरा के गुफा चित्र। तो ये जो आल्टमीरा के गुफा चित्र है ये कहां पर है, आप लोग लगा दोगे 10 का कि सर ये स्पेन में है, ऑप्शन ए। ठीक है, 12 का इसके बाद होगा, 7 बजे टाइम है 12th वाला बच्चा, टेंशन नहीं लो, तुम लोग जब तक अपना पढ़ो। चलो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ने दो। अगला क्वेश्चन, 3000 ईसा पूर्व में निर्मित वारका शीर्ष किस नगर में मिला है ना। क्लियर दिख रहा है आप लोग को, बिल्कुल। तो 3000 ईसा पूर्व में निर्मित वारका शीर्ष किस नगर में मिला है, उरूक में, ऊर में, मारी में या निनवे में। ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए थे, थ्योरी में पढ़ाए थे। उरूक में मिला है ना। तो 3000 ईसा पूर्व यानी 3000 ईसा मसीह के पैदा होने के 3000 साल पहले, ईसा मसीह की कब पैदाइश हुई, आज से 2000 साल पहले, तो उसके पैदा होने की 3000 साल पहले एक वारका शीर्ष मिला है, यानी लगभग 5000 साल पहले की बात हो रही है। तो कहाँ मिला है, उरूक शहर में। उरूक एक शहर था जो कि मेसोपोटामिया की था। मारी, ऊर, ये सब भी शहर का ही नाम था, है ना। मेसोपोटामिया के सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत हुआ, लेखन कला और शहरीकरण। सबसे पहले वहीं के लोग शहर में रहते थे। मेसोपोटामिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस तरह से 12th क्लास में आपका हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, एक है गिलगमेश महाकाव्य है, उसको कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था। तो याद रखिएगा 12। पट्टिका क्या होता था, तो जैसे कच्चा मिट्टी है ना, तो कच्चा मिट्टी को लिया जाता था और कच्चा मिट्टी में कुछ, जैसे कोई मिट्टी है, कच्चा मिट्टी, उसको लिया, कच्चा मिट्टी को लेने के बाद उस पर कुछ लिख दिया, फिर उसको धूप में सुखाया जाता था। इस तरह से वो पक्की मिट्टी बन जाती थी, फिर जो जो लिखा जाता था वो लिखा हुआ रह जाता था। जैसे हम लोग ईंट बनाते हैं, ईंट, तो देखना ईंट जैसे आप बिल्डिंग घर बनाओगे ना, तो ईंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है ना, तो वो कच्ची मिट्टी पर लिख दिया जाता है, फिर उस ईंट को पकाया जाता है, फिर वो जब पक जाता है, ईंट जब सूख जाता है, तो वो फिर मिटता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा गिलगमेश जो है ये महाकाव्य है, जिसको 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। 12 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी लगाए हैं एकदम सही है। अगला देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी निनवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी, है ना। तो कौन सा शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी निनवे, उनकी राजधानी का नाम क्या, निनवे, तो वहां पर उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो उस शासक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल उस शासक का नाम है ना, असुरबनीपाल। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा, वहां पर क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ जूम ज्यादा है ना इसीलिए। तो असुरबनीपाल ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया था। सिकंदर राजा के बारे में तो जानते हैं, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, है ना, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, सिकंदर द महान। तो सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया था, तो बेबीलोन साम्राज्य को ना सिकंदर जीत लिया था, पूछा कब, 331 ईसा पूर्व में, है ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू। अगला क्वेश्चन, असीरियाई साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो एक साम्राज्य था जिसका नाम है असीरियाई साम्राज्य। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये, चलो देखो अब यहां पर, तो असीरियाई साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। ये जो असीरियाई साम्राज्य है वो खत्म कैसे हो गया था, बिल्कुल प्यारे बच्चों, बाह्य आक्रमण, बाहरी हमला बहुत होता था। तो बार बार बाहरी लोग हमला करते थे इस साम्राज्य के लोगों पर, राजाओं पर, तो ये साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजवंश ने कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा यहाँ पर वंश है जिन्होंने कन्फ्यूशियस मत को पूरा राजधर्म बना दिया। माओ ने, हान ने, चाऊ ने या चीन ने, किसने किया था ये किया था प्यारे बच्चों हान ने, हान, है ना, म्यांमार में है ये। तो कन्फ्यूशियस, जो कन्फ्यूशियस एक धारणा होता है, जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सबकी अलग अलग मान्यता होती है ना, उसी तरह से एक राजवंश था जिसका नाम था हान। तो हान ने कौन सा चीज को राजधर्म बना दिया, कन्फ्यूशियस को। कन्फ्यूशियस ये भी एक तरह का
कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई परंपरा था। चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया? चीन में एक बहुत बड़ा दीवार है जिसको दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है, तो उस दीवार को किसने बनाया? किनसी हुआंग ने। किनसी हुआंग, ये चाइना का आदमी का नाम है, ठीक है। क्या सर नहीं लोगे मेरा नाम? आकाश, अरे भाई क्यों नहीं। 11th का एग्जाम बहुत जगह पे हो गया, बहुत जगह पे नहीं हुआ है, आप देख लो अगर नहीं हुआ है तो। चलो, चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया? तो चीन का जो बड़ा दीवार है इसका निर्माण किनसी हुआंग ने किया। ऑप्शन डी जो लगा रहे हैं एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? प्रतियोगिता यानी हम लोग जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देंगे ना आगे चल करके, आप लोग 12 के बाद 10 के बाद जो सरकारी नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दोगे, तो इस तरह का प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मेसोपोटामिया में या चीन में? चलो जल्दी से जवाब दो तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल चीन में। तो प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले चीन में ही शुरू हुआ था, याद रखना है ना। ये जो आप कॉम्पिटिटिव का परीक्षा देते हो सबसे पहले चीन में शुरू हुआ। रेशम का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम, है ना, बताओ। रेशम का प्रचलन तो ये भी चीन में हुआ था। चीन में बहुत रेशम का उत्पादन होता था, बहुत ज्यादा। ऑप्शन बी। अगला देखिए, सूचिंग क्या था? सूचिंग ग्रंथ था, शासक था, पुरोहित था, इतिहासकार था। पूछा गया कि जो सूचिंग है ये क्या था? तो एक किताब का नाम था पहले, ये ग्रंथ था ना, जैसे रामायण, गीता, कुरान, ये सभी ग्रंथ है, ये सभी किताब है। तो उसी तरह से सूचिंग ये क्या था? एक ग्रंथ था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पेंथियन क्या था? मंदिर था, कोई मंदिर का नाम था पेंथियन, या कोई स्नानघर, या कोई अखाड़ा, या कोई नाट्यशाला? जल्दी से आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ ना। पेंथियन क्या था? एक पेंथियन एक मंदिर का नाम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो बाबू बहुत अच्छा, क्या बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी जनक कहा जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। प्लेटो कौन थे बताइए? कोई शासक का नाम था या कोई दार्शनिक का नाम था? कोई फिलोसोफर था या कोई राजा था या कोई धर्मगुरु था? बताइए। फिलोसोफर अरस्तु, रे अरस्तु नहीं सुने हो क्या? ये प्लेटो की बात हो रही है। प्लेटो कौन था? अरस्तु तो हो गया। प्लेटो कौन था? तो प्लेटो प्यारे बच्चों एक दार्शनिक था, दार्शनिक, फिलोसोफर है ना, फिलोसोफर थे, फिलोसोफी एकदम झाड़ते थे, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक, ऑप्शन डी। प्लेटो जी कौन थे? ये एक दार्शनिक थे। ऑप्शन डी 23 का सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 24। द रिपब्लिक किसने लिखा? द रिपब्लिक सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, कन्फ्यूशियस ने, है ना। तो बताना है आपको कि ये जो द रिपब्लिक नामक ये जो चीज है वो किसने लिखा प्यारे बच्चों? तो ये लिखा था प्लेटो ने, प्लेटो, ठीक है। क्या नाम है उसका? प्लेटो ने लिखा द रिपब्लिक, प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 25। पेलोपोनेसिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? है ना, एक युद्ध है जिसको कहते हैं पेलोपोनेसिया का युद्ध। तो ये जो युद्ध है प्यारे बच्चों 25 नंबर है आपका, ये युद्ध किनके बीच हुआ था? है ना, तो ये युद्ध हुआ था एथेंस के बीच और स्पार्टा के बीच, ऑप्शन सी, ठीक। तो पेलोपोनेसिया का जो युद्ध है ये एथेंस और स्पार्टी के बीच हुआ था, स्पार्टा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलो, अब ये तो क्वेश्चन आसान है कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था? सर मेरा भी नाम बोलिए, एमडी आबिद। अच्छा ठीक है बाबू, इधर पहले पढ़ाई कर लो, तुम लोग नाम के पीछे नहीं पढ़ना है, एक दिन जरूर नाम होगा, बढ़िया करेंगे तो, है ना। चलिए, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। एरिस्टोटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अरस्तु, उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। प्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ? प्यूनिक युद्ध बताइए, यूनान और रोम के बीच या यूनान और कार्थेंज के बीच? तो ये जो प्यूनिक युद्ध है ये किनके बीच हुआ था? कार्थेज और रोम के बीच हुआ था ये, ठीक है, ऑप्शन बी। तो 27 का जो भी बच्चा बी लगाए हैं एकदम सही है, ठीक है। चलो, राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन, ग्लेडिएटर कौन थे? ग्लेडिएटर सेनापति थे या दास पहलवान थे या पुजारी थे? तो पूछा गया कि जो ग्लेडिएटर है ये कौन था? ये दास पहलवान था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 28 नंबर का, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रोम नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। ये जो रोम नगर है इसकी स्थापना किसने किया था? रोम्यूलस और रेमूस ने किया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 29 नंबर का। बहुत अच्छा। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? रोमन समाज में जो फसल की रक्षा करता था उसका नाम क्या था? सेरेस, सेरेस उसका नाम था, सेरेस। सेरेस जो कि रोमन साम्राज्य, है ना, दो साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एक रोमन साम्राज्य और एक ईरान साम्राज्य, 3 महाद्वीपों वाला चैप्टर में, तीसरा चैप्टर में। तो पूछा गया रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? सेरेस, ठीक है, सेरेस था उसका नाम बाबू, याद है? 30 का बी। अगला देखिए, जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया? है ना, जैसे अगस्त का महीना ऑगस्टस के, भाई ऑगस्टस कौन था? जैसे बताओ।
बहुत ही महान शासक था ऑगस्टस, है ना, किस साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का। तो ऑगस्टस के नाम पे अगस्त का महीना रखा गया। तो उसी तरह ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये जो जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना, ये किस राजा के नाम पर रखा गया बाबू? जूलियस सीजर के नाम पे, जूलियस के नाम पे रखा गया जुलाई, है ना। ऑगस्टस के नाम पे रखा गया अगस्त, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन मत बोलना, कॉन्स्टेंटाइन ये भी बहुत अच्छे शासक थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जूलियस सीजर, जूलियस के नाम पे जुलाई का महीना रखा गया, ऑप्शन ए। ऑगस्टस के नाम पे अगस्त का महीना रखा गया, याद रहेगा बिल्कुल। रोम का पहला सम्राट कौन था, बताइए तो कौन था? ऑगस्टस था, सिकंदर था, नीरो था, या जूलियस सीजर था? सिकंदर दुनिया का सबसे महान विजेता, है ना। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि जितने भी राजा है वो अय्याश किस्म के होते थे, सिकंदर वैसा कुछ नहीं था, और इन्होंने पूरे दुनिया को जीता था, फतह किया था, उसको बोलते हैं। चलिए, यूनान का था ये, हाँ बिल्कुल। तो 32 रोम का पहला राजा कौन था, अभी बताया ना, रोम का पहला शासक ऑगस्टस था, ऑगस्टस, और इसी के नाम पे अगस्त का महीना पड़ा, राइट आंसर सी। अगला देखिए, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? ये जो ईसाई धर्म है ना, पहले रोमन साम्राज्य था, ईसाई धर्म बाद में आया। और याद रखना, रोमन साम्राज्य पहले दूसरे दूसरे धर्म को मानता था, बाद में पूरे साम्राज्य में ईसाई धर्म को मानने लगा, सारे लोगों ने ईसाई धर्म को मानना शुरू कर दिया और राजधर्म बना दिया ईसाई धर्म को। राजधर्म का मतलब होता है कि पूरे साम्राज्य में ईसाई धर्म को लागू कर दिया, कहा कि अब हर कोई ईसाई धर्म को मानेगा, बस बात खत्म। तो ईसाई धर्म को रोम का राज्य किसने बनाया था? ऑगस्टस ने बनाया था या कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था? ये दोनों में से जवाब दो भाई कोई सा। बिल्कुल कॉन्स्टेंटाइन ने। अच्छा, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? अच्छा, सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही हो गया। तो किसने बनाया था प्यारे बच्चों, बताइए? ईसाई धर्म को पूरे रोम साम्राज्य का वो बना दिया था, ईसाई धर्म को पूरे रोम साम्राज्य का राजधर्म बना दिया किसने? कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन। ये भी बहुत अच्छे शासक थे, कॉन्स्टेंटाइन। ऑगस्टस पहला राजा, कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने रोम साम्राज्य बना दिया। जो चैप्टर को पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। क्लियोपेट्रा किस देश की राजकुमारी थी, है ना? तो क्लियोपेट्रा ये राजकुमारी थी प्यारे बच्चों, क्या थी ये? राजकुमारी। किस देश की? रोम की राजकुमारी थी। कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था? कन्फ्यूशियस, बताइए। कन्फ्यूशियस बहुत बार आ रहा है ना, ये चीन का था। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूजन में रहता था, कन्फ्यूशियस चीन का था ये, ठीक है। अगला देखिए, वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? बताइए तो कौन सा साम्राज्य था जो कि 3 महाद्वीप में फैला था? ये तो आपको आराम से पता होगा भाई, रोम साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैला था। कौन कौन सा? एक तो सबसे पहले एशिया बोल देंगे, फिर ऊपर में यूरोप, नीचे में अफ्रीका। तो इस तरह से 3 महाद्वीप में फैला हुआ था रोम साम्राज्य। और रोम साम्राज्य के इधर पूरब तरफ कौन सा साम्राज्य था? ईरान साम्राज्य। तो यहाँ पर राइट आंसर ये लगा देंगे, रोमन साम्राज्य जो कि 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। एम्फोरा क्या है? महल का नाम है, गुफा है, या कोई सिक्का है? एम्फोरा किसका नाम, बताइए तो? एम्फोरा प्यारे बच्चों आपका कंटेनर या मटका का नाम है, कंटेनर या मटका, ठीक है। 37 का देख लो, कंटेनर या मटका। ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं एकदम उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव को क्या कहा जाता था? तो पहाड़ियों की चोटी पर जो गांव बसता था उसको कैस्टेला कहा जाता था, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? बताइए तो रोमन साम्राज्य में कौन सी भाषा बोला जाता था? भाई लैटिन बोला जाता था, लैटिन वगैरह वहीं से तो निकला है। रोमन में लैटिन, और मेसोपोटामिया में यूनानी। रोमन में लैटिन, मेसोपोटामिया में यूनानी, है ना, यूनानी, यूनानी को ही ग्रीक कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये तो बता ही दोगे, बताइए तो। ये जो रोम नगर है ये किस नदी के किनारे है? टाइबर, बिल्कुल ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? मंगोल, है ना, मंगोल के बारे में आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ाए नहीं है। तो मंगोल का प्रिय पशु घोड़ा था बाबू। वो लोग, मंगोल बहुत क्रूर शासक होते थे ना, वो युद्ध करता था, एक बार में कई सारे पूरे गांव को, बच्चों कहीं पे किसी को मारने जाता था ना, मान लो कहीं युद्ध हुआ तो वहां पर पूरे गांव को मिटा देता था, हर किसी को मार देता था, बच्चा से लेकर हर किसी को। तो बहुत ही क्रूर था मंगोल, ठीक है। तो मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा था, क्योंकि वो लोग घुड़सवार, घोड़े पे चढ़ के लड़ाई वड़ाई करते थे, तो प्रिय पशु उनका घोड़ा था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खा। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खा। चंगेज खा लोगों को मार करके उसके जो सर है ना, सर मुंडी, उसको लेके पहाड़ बना देते थे, है ना, इतना क्रूर शासक था ये। अब खत्म हो गया, मंगोलिया, मंगोलिया में था। अगला देखिए, सार्लमेन का संबंध कहाँ से है? सार्लमेन, इनका संबंध कहाँ से है? तो फ्रांस से है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतों का संबंध किस वर्ग से है? प्रथम, दूसरा या तीसरा, बताइए तो। ये जो सामंत है, बिल्कुल सामंतों का संबंध दूसरा वर्ग से है। सामंत का संबंध किससे है? दूसरा वर्ग से। 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट, 529
ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। 45 नंबर का बिल्कुल इटली में, है ना। तो 529 में सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ स्थापित किया गया? आप क्या राइट आंसर लगाओगे? इटली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आराम से। सेलिब्स है ना, सेलिसबरी कैथीड्रल कहाँ स्थित है? सेलिसबरी कैथीड्रल, तो ये आपका इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्यूड, है ना, जल्दी से बताओ। तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा होता है। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सामंती व्यवस्था, इसका मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है भूमि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1086 में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि की नाप करवाई? बताइए, 1086 में इंग्लैंड का कौन सा राजा है जिन्होंने पूरे जमीन को नापा, मतलब पूरे जमीन की नाप करवाई, है ना। तो उस राजा का नाम क्या था? हेनरी विलियम नाम था उसका। ठीक है, विलियम। तो 1086 में इंग्लैंड का कौन सा राजा है जिन्होंने पूरी भूमि का नाप करवाया था? उसका नाम था विलियम। 49 का आंसर हो जाएगा डी, विलियम। अगला क्वेश्चन देखो, द कैंटर, है ना, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो द कैंटरबरी टेल्स प्यारे बच्चों किसने लिखा था? ये लिखा था जेफरी चासर ने, जेफरी चासर। ये सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाए हम, है ना। चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लिया जाता था, है ना। तो चर्च के द्वारा किसानों से उपज का कितना भाग लिया जाता था टीथ के रूप में? बताइए कितना भाग लिया जाता था? 1/10 भाग, ऑप्शन डी, है ना। तो चर्च के द्वारा कृषकों से उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। अगला है, डून डी मायंस किस देश की कविता है? डून दी मायंस, है ना, डून दी मायंस ये किस देश की कविता है? तो फ्रांस की, है ना। डून दी मायंस ये किस देश की कविता का नाम है? फ्रांस। ऑप्शन सी। 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ? बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100 वर्ष का युद्ध हुआ था, 100 वर्षीय युद्ध, ये किनके बीच हुआ? इंग्लैंड फ्रांस के बीच, या इंग्लैंड और स्पेन के बीच, या इटली और फ्रांस के बीच? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 100 वर्षीय युद्ध जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है। हेनरी 7 किस देश के शासक थे? है ना, एक राजा था जिनका नाम क्या था? हेनरी सतवा। तो हेनरी सतवा किस देश से थे? रूस के राजा थे, फ्रांस के, पुर्तगाल के, इंग्लैंड के, हेनरी सतवा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। हेलो शिवानी, शिवम कुमार, बस शिवानी तुमको नंबर दिलाएगी, है ना। बताइए सर ये कितना क्लास? ये 11th क्लास का है। चलो देखो, तो हेनरी 7 किस देश के शासक थे प्यारे बच्चों? हेनरी 7, जल्दी से आप लोग बताइए। साहिल, अभी आए साहिल, कहाँ थे बाबू? हम्म, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, तुम लोग छोटा रहे नहीं, समझ गए ना, 12th में आने वाले हो, इसलिए बढ़िया से लग जाओ तैयारी में। चलिए, चलो देखो यहाँ पर यही सब करेगा ये लोग, कभी शिवानी के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, यही सब घूमेगा। 54 का बिल्कुल प्यारे बच्चों, राधे राधे गुरुजी, आई एम उजाला कुमारी 11th में है। चले वेलकम है उजाला, कैसे हैं? ठीक है। हेनरी 7 किस देश के शासक थे? जल्दी से बताओ। तो हेनरी 7 इंग्लैंड के थे ना, हेनरी 7 ये इंग्लैंड के शासक थे। गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई, है ना, गुलाबों की लड़ाइयाँ इंग्लैंड में, स्वीडन में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो गुलाबों की जो लड़ाइयाँ है ये इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? पोप लियो तृतीय, इन्होंने किसको पवित्र, किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? शार्लमेन को, शार्लमेन। तो पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन को रोमन सम्राट बनाया था। ऑप्शन ए 56 का सही हो जाएगा बाबू, बहुत अच्छा, है ना। रोम चर्च का प्रधान कौन था? पोप। तो रोम चर्च का जो प्रधान है ये पोप था। तो 57 का जो भी बच्चे सी लगाए हैं एकदम उसका सही है। अगला क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक का नाम था दाते। क्या नाम था? दाते। तो 58 का ये जो लगाए हैं एकदम सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही लगा रहे हो। अगला देखिए, द सॉन्ग ऑफ रोला, द सॉन्ग ऑफ रोला में किसके प्रति वफादारी पर बल दिया गया है? स्वामी के प्रति। ठीक है, द सॉन्ग ऑफ रोला, इसमें किसके प्रति? तो स्वामी के प्रति वफादारी पर बल दिया गया है। ऑप्शन डी 59 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड, राइट आंसर स्वामी आपका हो जाएगा। पियर्स प्लाउमैन किसकी रचना है? सर्वेंटिस, मार्क ब्लॉच, इंग्लैंड, या सॉर्लमैन? बताइए, पियर्स प्लाउटमैन, प्लाउमैन किसकी रचना है? तो ये प्यारे बच्चों लैंगलैंड की रचना है। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, स्टेट्स, है ना, जनरल किस देश से संबंधित है? स्टेट्स जनरल,
जल्दी से बताइए, ये जो स्टेट्स जनरल है ये किस देश से संबंधित है? 61 नंबर। तो प्यारे बच्चों ये फ्रांस से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टेट्स जनरल फ्रांस से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 62। गौथिक शैली में किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया? गौथिक शैली में किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया? मेहराब। मेहराब के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? पुनर्जागरण, बताओ पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, मानवतावाद की स्थापना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। तो पुनर्जागरण का अर्थ है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलो, और मात्र 17 क्वेश्चन है ना, टेंशन नहीं लो। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण का शुरुआत जो है कौन से देश में हुआ था? तो ये इसकी शुरुआत इटली में हुआ था। बहुत सारे बच्चों के मन में तो सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। अरे तुम आवाज़ बढ़ाओ, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा होगा बाबू, मेरे को तो मेरा आवाज़ तो आ रहा है, और कोई बच्चा कंप्लेन कहाँ कर रहा है? इटली के नगरों के तुम आवाज़ अपना बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। कैसे, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो, वॉल्यूम को ऐसे बढ़ाओ, ठीक है। इटली के नगरों के विकास का क्या कारण था? जल्दी से बताओ। तो इटली के नगरों के विकास का कारण था व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन इटली का नगर है? बताइए कौन सा नगर है जो कि इटली का नगर है? तो रोम हो गया, ये भी इटली का, इटली की राजधानी रोम है ना। फ्लोरेंस, वेनिस, ये सभी इटली के नगर है। बिल्कुल, इटली की राजधानी तो रोम, हो तो है ही रोम, ठीक है। ऑटोमन तुर्क ने कुस्तुनतुनिया को कब पराजित किया? ऑटोमन आपको पता ही, ऑटोमन साम्राज्य जिसको हम लोग सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य, तो उन्होंने कौन से जगह को जीता? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जिसको भी इस्तांबुल कहा जाता है, तुर्की में है। तो कुस्तुनतुनिया जो कि रोमन साम्राज्य का राजधानी बनाया था एक समय, किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने। कॉन्स्टेंटाइन ने इसी कुस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया था। तो इसको ऑटोमन साम्राज्य ने जीता था, कुस्तुनतुनिया को। पूछा कि ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया को कब हराया था? कोई हरा नहीं पाता था कभी। एक बार एक लड़का हराया था, मोहम्मद फातेह नाम का, मात्र 22 साल की उम्र में, बहुत ही महान लड़का था, 22 साल में ही बाबू। और हम लोग 22 साल में क्या कर रहे हैं? हम्म, हेलो शिवानी कर रहे हैं ना। अच्छा, इस बार अभी हम चौथा ही चैप्टर पढ़ाए हैं, बाकी सब चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा देंगे हम, टेंशन नहीं लो। पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान को पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था? 68 का बिल्कुल नगर, है ना। पुनर्जागरण काल में कला काल में कला और ज्ञान का केंद्र नगर बन गया था। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? मोनालिसा, जल्दी से बताइए। तो मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची, 69 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, पादुआ और बोलोगना विश्वविद्यालय कब स्थापित है? ना एक विश्वविद्यालय है, पादुआ और बोलोगना विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। तो पूछा गया कि ये जो विश्वविद्यालय है ये कब स्थापित हुआ था? ये प्यारे बच्चों 11वीं सदी में स्थापित हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंस के लेखक कौन थे? द प्रिंस के लेखक कौन थे? तो मैकियावेली, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन, 1516 में प्रकाशित यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया 1516 में यूटोपिया की प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक थे टॉमस मोर। टॉमस मोर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1517 में 95 थीसिस की रचना किसने की? 95 थीसिस, बताइए। तो ये जो है मार्टिन लूथर ने किया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 95 थीसिस की असर मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीज ऑफ फॉली के लेखक कौन थे? द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? है ना, बिल्कुल इरेसमस, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इरेसमस, 74 का ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 75। 1522 में लूथर ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में, है ना। तो 1522 में जो लूथर था ना, उन्होंने बाइबल को कौन सी भाषा में ट्रांसलेट किया, लिखा? जर्मनी भाषा में। 75 का ए हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 100 कहानियों का संग्रह, है ना, डे डेके मैरोन किसकी कृति है? तो 100 कहानियों का संग्रह, 100 कहानी का लिखा है उसमें, जिसका नाम है डेके मैरोन। ये किसकी कृति है? तो ये बोकाचियो की कृति है, बोकाचियो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1559 में इंग्लैंड में 1559 में इंग्लैंड में किस चर्च की स्थापना हुई है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये हुई है ओंगल चर्च। ओंगल चर्च, 77 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लास्ट में रुकना, कुछ चीजें आप लोग को बता देंगे, बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं। अगला देखो, पॉप ग्रेगरी, है ना, 8 नहीं, ये 10 और 3 13 है। तो पॉप ग्रेगरी 13वां, पॉप
ग्रेगरी 13वां के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब किया गया था? 78 का बिल्कुल हो जाएगा डी 1582 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 79। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई थी? अकादमी ऑफ साइंसेज तो पेरिस में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया। इसी में से ओरिजिनल पेपर था आपका, बहुत सारे बच्चों को मैंने सवाल लगा सर ओरिजिनल था, बिल्कुल ओरिजिनल था बाबू, और बहुत सारे स्कूल में हो जाता है एग्जाम, इसीलिए आपको हम लोग करवा दिए जिनका जिनका हो गया है। बाकी यही क्वेश्चन आएगा, बढ़िया से दे देना, और आप लोग 11th का एग्जाम अभी बढ़िया से दे दो। अभी ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है ना, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, फिर आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है वो मार्च में होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो बैच है 12th का न्यू बैच, वो शुरू हो जाएगा कब? वो शुरू हो जाएगा आपका यही दिसंबर के महीने के लास्ट में, है ना, यानी समझ 26, 27, 28 दिसंबर में आपका नया बैच आ जाएगा 11th वाले बच्चों का। मतलब 11th वाले बच्चे जो 12th में जाने वाले हैं, तो 12 जो है आपका नया बैच 12th वाला आ जाएगा, यही बैच दिसंबर के लास्ट महीने में। ठीक है, चलिए और सब लोग अपना पहले 11th को बढ़िया से करो। 11th की पढ़ाई पूरा यूट्यूब हम लोग फ्री कराते हैं। 11th अच्छा से पढ़ लो ना, 12th में मज़ा आ जाएगा। यही सब चीज़ बहुत सारा सर माइंड से ऊपर चला बस, बेस दिस इज क्वेश्चन। अच्छा, शिद्रा से करे सर सारा क्वेश्चन माइंड से ऊपर था। हाँ, क्योंकि तुम लोग पढ़े नहीं हो। ठीक है, देखो 11th का अभी तक हम 3 चैप्टर पूरा पढ़ा दिए हैं, तो कम से कम 3 चैप्टर पढ़ोगे ना, फिर भी 15-20 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 3 चैप्टर, पहला दूसरा तीसरा पढ़ा दिए हैं ना। इतिहास का 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस, 11 हिस्ट्री चैप्टर 2 बाय तनु क्लासेस, 11 हिस्ट्री चैप्टर 3 बाय तनु क्लासेस, सर्च कर लेना। अब जो चौथा चैप्टर है अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, और टोटल 9 चैप्टर है आपका इतिहास में, और हम 9 का 9 चैप्टर पढ़ाएंगे, याद रखना, छोड़ेंगे एक भी नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू मेरे सर। नहीं अब कोई जुस्तजू इस दिन में, सनम मेरी पहली और आखिरी आरजू बस तुम हो। हाँ, यही यही करो, सनम, आरजू, जुस्तजू, यही सब करो बाबू। हम लोग का सेवन है, देखो 2 चैप्टर हटा दिया गया है, हम सबको पढ़ा देंगे, आपका जो जो चैप्टर है वो आप पढ़ लेना। ठीक, चलो ब्रो, ब्रो हाय ब्रो। चलिए, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको तो अभी 1 साल मेरे साथ चलना है, तो अभी तुम लोग को जाने दे नहीं रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सारे 11th के दोस्त लोग को शेयर करना। बहुत कम बच्चे हैं, तुम लोग को भी अपना पावर दिखाना इस बार। ठीक है सर, सब क्वेश्चन समझ में आ गया। राखी कुमारी, वेरी गुड राखी, बहुत अच्छा बच्ची। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करिए। हाँ ऋतिक राज मेरे भाई, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, टेंशन नहीं लो। हाँ, जैक बोर्ड में 40 क्वेश्चन आता है शिवानी, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक आप लोग मस्ती करो, अभी तुम लोग का समय है, हम लोग को तो पढ़ाना 12 को।